अरोटिक स्टेनोसिस। अरोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है? पहले बात अरोटा क्या होता है? अरोटा जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलता है, जिसको हम लोग अरोटा बोलते हैं। अरोटा जो होता है, अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल को जो गार्ड करता है उसको हम लोग वल्व बोलते हैं। वहाँ पर सेमीलुनार वल्व प्रेजेंट होता है 3 कस्प का। बोलना चाह रहे हैं ये हार्ट है, हार्ट में ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता अराइज होता है अरोटा का ओपनिंग गार्ड करता है सेमीलुनार वल्व, ठीक है। अगर अरोटिक स्टेनोसिस में आता है जो अरोटा का जो वल्व है, ठीक ना, जो वल्व है उसमें क्या होता है कि वल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। जब अरोटिक वल्व में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो गया, ठीक ना, तो क्या होगा, ये जो वल्व है वो स्टिफ कर जाएगा, ठीक। और जो अरोटिक वल्व और कैल्शियम का डिपोजिशन को हम लोग बोलते हैं अरोटिक स्क्लेरोसिस, ठीक है, अरोटिक स्क्लेरोसिस, ठीक। जैसे आर्टरी में हम लोग देखते हैं, आर्टरी में जब कैल्शियम का प्लेग बनता है, प्लेग बनने के बाद क्या होता है, स्टिफ थोड़ा सा प्लेग बन जाता है, उसको हम लोग आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। वैसे सेम है, अरोटिक वल्व में अगर तुम्हारा कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाएगा तो उसको अरोटिक स्क्लेरोसिस बोलते हैं। जैसे अब क्या हो रहा है, अरोटिक वल्व में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन होगा तो इसके कारण क्या होगा, वल्व जो है वो स्टिफ कर जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो वल्व जो है नॉर्मली क्या होता था, नॉर्मली अरोटा में जो जब सिस्टोल करता है, ड्यूरिंग सिस्टोल वल्व ओपन होता है, ओपन होता है और कम्प्लीटली ओपन होता है। लेकिन अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस है, अब क्या हो रहा है कि वल्व में कैल्शियम का डिपोजिशन है, जिसके कारण क्या होगा, वल्व जो है अब कम्प्लीटली ओपन नहीं होगा, ठीक ना, देखो पार्शली ओपन हो जाता है, ओके, ठीक। जब कम पार्शली ओपन होगा, जिसके कारण क्या होगा, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड जो है और वेंट्रिकल से रोटा में जाएगा। लेकिन अब तुम्हारे ये कम्प्लीटली ओपन नहीं है, पार्शली ओपन है, तो अब क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम जो है मेनली तुम्हारा अब क्या होगा, वेंट्रिकल में ही प्रेजेंट रहेगा, ज़्यादा पास नहीं हो पाएगा। मतलब वेंट्रिकल में थोड़ा मोड़ा ब्लड रहेगा, जिसका अगर वेंट्रिकल में अगर ब्लड प्रेजेंट है, ठीक ना, वेंट्रिकल में अगर ब्लड प्रेजेंट है तो क्या होगा, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक। प्रेशर बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, ठीक है, ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा। तो वही हम बोलना चाह रहे थे कि अगर अरोटिक स्क्लेरोसिस प्लस अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट है, ठीक ना, प्रेशर ग्रेडियंट अगर प्रेजेंट है, इसको बोला जाता है अरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। तो हम रफ आइडिया बता रहे थे अरोटिक स्टेनोसिस होता है क्या। आप स्टार्टिंग से बात करते हैं क्या होता है, ठीक ना। पहले नॉर्मल एनाटॉमी समझते हैं, ठीक। पहला अरोटिक वल्व क्या होता है, वेल्व का एनाटॉमी समझते हैं। देखो अरोटिक वल्व का, देखो वल्व में नॉर्मल तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, समझे। 3 कंपोनेंट में पहला एक लीफलेट होता है, दूसरा कमीशर प्रेजेंट होता है, तीसरा फाइब्रस एन्युलस प्रेजेंट होता है। लीफलेट जो होता है टोटल 3 नंबर का होता है, कमीशर भी 3 होता है और फाइब्रस एन्युलस 1 होता है। लीफलेट तो जानते क्या होता है, कमीशर क्या होता है, जो लीफलेट का बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग कमीशर से बोलते हैं, ठीक है, ठीक। और फाइब्रस एन्युलस क्या होता है, फाइब्रस एन्युलस तुम्हारा एक सिंगल प्रेजेंट होता है। फाइब्रस एन्युलस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब तुम्हारा वल्व जो है क्लोज होता है, ओके, ये रहना 3 प्रेजेंट होता है, ठीक ना। और जो अरोटिक वल्व का जो सरफेस एरिया होता है वो लगभग 3 to 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, ओके, नॉर्मली अरोटिक वल्व का एरिया, सरफेस एरिया नॉर्मली इतना प्रेजेंट होता है, ओके, ठीक। अब बात करते हैं कस्प के बारे में। कस्प क्या होता है ना, नंबर ऑफ लीफलेट, वही देखो क्या होता है, कस्प जो होता है ना, मतलब नॉर्मली 3 प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे 4 भी हो सकता है कस्प, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। जो 3 है वो नॉर्मली प्रेजेंट होता है, ठीक। लेकिन अगर 4 है तो इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिकस्पिड। 2 है तो बाइकस्पिड, और 3 है, 1 है तो यूनिकस्पिड, ओके, ठीक। अब क्या होता है ना कि जैसे जैसे तुम्हारा नंबर ऑफ कस्प घटेगा वैसे वैसे चांसेस ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस बढ़ेगा, और चांसेस ऑफ एरोटिक रिगर्जिटेशन घटेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, अगर कोई बंदा है, ठीक ना, उसका अरोटा में 2 ही वल्व प्रेजेंट है, 2 वेल्व या 2 कस्प ही प्रेजेंट है, ठीक ना, तो क्या होगा, अरोटिक स्टेनोसिस चांसेस बढ़ेगा लगभग कितना, लगभग 75% हो जाता है, और अरोटिक रिगर्जिटेशन का चांसेस घट के 20 to 25% हो जाता है, ओके, ठीक। सरफेस एरिया तो हम बता ही नहीं है, वल्व का लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब हम बात करते हैं
ये नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजी बात करते हैं हम, क्या होता है, उसके बाद हम एरोटिक की इसका कैसे समझाएंगे, एरोटिक स्टेनोसिस का। नॉर्मली क्या होता है, देखो इन वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, पहले तो सबसे नॉर्मली वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होता है, सबसे पहले तो आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगा, ठीक ना, वैसे ही क्या होगा, जैसे मतलब वेंट्रिकल में आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके कारण क्या होगा, एरोटिक वल्व और पल्मोनरी आर्टरी का जो वल्व है वो ओपन हो जाएगा, जैसे ओपन होगा, ठीक ना, इसके कारण क्या होगा, ब्लड तुरंत लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा में तुम्हारा पास होगा, उसको बोला जाता है रैपिड इजेक्शन, ठीक ना। थोड़ा देर बाद क्या होता है कि ब्लड जो है थोड़ा स्लो डाउन होता है, इसको बोला जाता है रिड्यूस इजेक्शन या फिर स्लो इजेक्शन। आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद क्या होता है, एरोटा का वल्व ओपन होता है एंड पल्मोनरी आर्टरी का वल्व ओपन होता है, इसके कारण उसके बाद क्या होता है, रैपिड इजेक्शन। उसके बाद क्या होता है, रिड्यूस इजेक्शन, ठीक, रिड्यूस इजेक्शन, ठीक ना। और सिस्टोल के ही टाइम क्या होता है, जो देखो सिस्टोल में क्या होता है, रिड्यूस इजेक्शन होता है, फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, जैसे तुम्हारा अरोटा में रैपिड इजेक्शन हुआ, फिर रिड्यूस इजेक्शन हुआ, जिसके कारण तुम्हारा क्या होगा, धीरे धीरे अरोटा का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू ये वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर, ठीक ना। जैसे अरोटा का प्रेशर जो है बढ़ जाएगा एज़ कम्पेयर टू तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर से, ठीक ना। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर से अगर बढ़ जाएगा, अरोटा का प्रेशर जो है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर से अगर बढ़ जाएगा तो क्या होता है, वेल्व क्लोज हो जाता है, ठीक ना। सेमिलुनल वाल्व क्लोज होता है, जिसके कारण तुम्हारा हार्ट साउंड सुनाई देता है, जिसका नाम है तुम्हारा क्या, कि उसको बोलते हैं एस टू साउंड सुनाई देता है, ठीक ना। अब देखो क्या होता है ना, तो लेकिन नॉर्मली सिस्टोल में क्या होता है, जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर और लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर और एरोटिक प्रेशर जो होता है लगभग सेम होता है, ठीक ना। धीरे धीरे एरोटिक प्रेशर बढ़ता है, लगभग बढ़ने के बाद तुम्हारा क्या होता है, जैसे ही बढ़ता है वैसे क्लोज हो जाता है, ठीक। लगभग कितना होता है, 120 mm ऑफ एच जी होता है दोनों का, ठीक। अब देखो इन द केस ऑफ क्या, इन द केस ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस, एरोटिक स्टेनोसिस में क्या होगा, जो वल्व जो है कम्प्लीटली ओपन नहीं होता है, ठीक, कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा है, ठीक ना। कम्प्लीटली ओपन अगर नहीं हो रहा तो क्या होगा कि कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ठीक है, कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा है, तो क्या होगा कि तो जो मैक्सिमम वॉल्यूम जो है वेंट्रिकल में ही प्रेजेंट होगा, ठीक ना। अगर वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, वेंट्रिकल में अगर प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा वेंट्रिकल का, मतलब ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक। ओके, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा है कि एरोटिक स्टेनोसिस है, एरोटिक स्टेनोसिस में वल्व क्लोज, वल्व जो है कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा, कम्प्लीटली ओपन नहीं हो रहा, तो ब्लड जो है तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट है तो प्रेशर जो होता है तुम्हारा बढ़ जाता है वेंट्रिकल का, और तुम्हारा एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है, ठीक ना। उसी को हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ठीक। इन द केस ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक ना, इन द केस ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस, valve not open completely, ठीक। therefore blood volume of in the ventricle is present, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा है। अगर प्रेशर इंक्रीज हो गया, या फिर बोलते हैं प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब क्या बोलना चाह रहा है, ग्रेडियंट इज प्रेजेंट, ठीक। ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेडियंट वर्ड याद रखना है। लेकिन जो नॉर्मली क्या होता है, दोनों के बीच में रोटा और वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में नो ग्रेडियंट इज प्रेजेंट, ओके, ठीक। अब देखो पैथोजेनेसिस हम बात करते हैं, ठीक ना, हम बात कर लिए हैं वैसे, लेकिन फिर से एक बार बोल दे रहे हैं हम, ठीक है। या ट्राइकस्पिड वल्व, या फिर बाइकस्पिड प्रेजेंट होता है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, पहले से कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, पहला क्या हो रहा है, डिजेनरेशन एंड कैल्शिफिकेशन, ठीक ना, एंड कैल्शिफिकेशन। इसके कारण क्या हो रहा है, डिजेनरेशन कैल्शिफिकेशन, इसको हम लोग बोलते हैं जब रोटा में अगर ये वेल्व है, वेल्व में अगर कैल्शियम का डिपोजिशन हो रहा है, दैट इज डिजेनरेशन एंड कैल्शिफिकेशन, इसको हम बोलते हैं एरोटिक स्क्लेरोसिस, ठीक ना, एरोटिक स्क्लेरोसिस।
उसके बाद क्या होता है, एरोटिक स्क्लेरोसिस प्रेजेंट है, आर्टरो स्क्लेरोसिस जैसे ही हुआ उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, स्टिफ होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा, ग्रेडियंट इज प्रेजेंट, ग्रेडियंट इज क्रिएटेड। ये दोनों हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक ना। अब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं है, अगर आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट है, ठीक ना, तो इसमें दो चीज़ हो सकता है, ग्रेडियंट प्रेजेंट भी हो सकता है, ग्रेडियंट एब्सेंट भी हो सकता है, ठीक ना। अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट है तब बोलेंगे आर्थरोस्क्लेरोसिस, अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग नहीं बोलेंगे, ठीक ना। देखो अगर ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा तब तुम्हारा सिम्टम्स भी दिखता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस के बाद तुम्हारा सिम्टम्स आता है, ठीक ना, तब तुमको वल्व रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक। अगर बस आर्थरोस्क्लेरोसिस ही प्रेजेंट है, आर्टरी स्टेनोसिस नहीं हुआ है, तो वल्व रिप्लेसमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। ओके, ये बात याद रखना। देखो इसी एग्जांपल देते हैं, लगभग क्या बोलते हैं, लगभग 30% जो एल्डरली पीपल होते हैं उसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट होता है, ओके। लेकिन 30% एल्डरली में आर्थरोटिक स्क्लेरोसिस प्रेजेंट होता है, लेकिन आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, याद रखना। और मैक्सिमम, और एक बात बोलते हैं, मेनली तुम्हारा आर्थरोटिक स्टेनोसिस जो होता है वो तुम्हारा मेनली मेल में होता है, ओके, याद रखना। लगभग 80% मेल ही पेशेंट प्रेजेंट होता है, मेल पेशेंट प्रेजेंट, ओके। अब बात करते हैं इटियोलॉजी का इसका। वर्ल्ड वाइड एरोटिक स्टेनोसिस का काउज क्या है, पहला वर्ल्ड वाइड काउज है डिजेनरेटिव कैल्सिफिकेशन, ओके। और चिल्ड्रन में या फिर यंग आदमी लोग में बाइकस्पिड एरोटिक वल्व, ठीक। मतलब यंगर पीपल में जो तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस जो काउज होता है वह बाइकस्पिड एरोटिक वल्व होता है। मतलब हम लोग जानते हैं 3 कस्प होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यंग में तुम्हारा बाइकस्प नाम प्रेजेंट होता है। बाइक का सब पूछेगा क्यों होता है, ये तुम्हारा पहली बात तो पहला यंग पीपल में कॉन्जेनाइटल प्रेजेंट होता है, कॉन्जेनाइटली प्रेजेंट होता है, ठीक ना, कॉन्जेनाइटल वल्व डिफेक्ट होता है, ठीक। इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है कि तुम्हारा एक जीन होता है जिसका नाम है नॉच 1 जीन, ठीक ना, उसका डिफेक्ट होता है, समझा। अगर नॉच 1 जीन का अगर डिफेक्ट है किसी पर्सन में, ठीक, नॉच 1 जीन का अगर डिफेक्ट है तो जो अरोटा है, अरोटा में बाइकस्प प्रेजेंट होगा, ओके, याद रखना, ओके। और ये जीन जो है, ये जीन मतलब किस लिए कौन सा एंजाइम को कोड करता है वो याद रख लो बस, इनोस जीन, इनोस एंजाइम, ओके, बस ये याद रख लो। और कुछ बता दें क्या, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है और मेनली मेल में देखा जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल। अब एरोटिक स्टेनोसिस का हम बात किया जाए, एरोटिक स्टेनोसिस का हम टाइप्स पढ़ाते हैं, ठीक ना, टाइप्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस। देखो टाइप्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस बात किया जाए, ऑन द बेस ऑफ 2 चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेस ऑफ सिवियरिटी, ठीक ना, बेस्ड ऑन लोकेशन, दूसरा बेस्ड ऑन सिवियरिटी, ओके। देखो बेस्ड ऑन लोकेशन जो है वो तो 3 टाइप का तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। पहला कि वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, दूसरा सब वेल्वुलर हो सकता है, जो कैल्शियम का डिपोजिशन है वो तुम्हारा वेल का नीचे वाला सरफेस में प्रेजेंट है, वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, या फिर सुप्रा वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, ओके। देखो मेनली तुम्हारा वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस प्रेजेंट होता है, फिर सब वेल्वुलर, फिर तुम्हारा सुप्रा, मतलब सीक्वेंस बात किया जाए तो वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, फिर सब वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, फिर सुप्रा वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस, ओके, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक। मेनली सब में क्या होता है, सब वेल्वुलर में क्या होता है, जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, डिजेनरेशन एंड कैल्सिफिकेशन, वो तुम्हारा वेल्व का नीचे सरफेस में होता है। सुप्रा वेल्वुलर में क्या होता है, जो तुम्हारा डिजेनरेशन एंड कैल्सिफिकेशन जो होता है तुम्हारा वेल्व का ऊपर वाला सरफेस में होता है। वेल्वुलर जो होता है वो तुम्हारा कंप्लीट में कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। अब बात किया जाए जो सब वेल्वुलर एरोटिक स्टेनोसिस जो होता है वो एसोसिएशन विथ रहता है, एसोसिएटेड विथ तुम्हारा HCMP, इसका मतलब हो गया हाइपरट्रॉपिक कार्डियोमायोपैथी के साथ तुम्हारा एसोसिएटेड रहता है, तुम्हारा सब
जिसको जिसको तुम्हारा मान चलो किसी पेशेंट को अगर तुम्हारा HCMP का तुम्हारा केस है, ठीक ना, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी का, ठीक ना, किसी बंदा का तुम्हारा हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसको सब वेलुलर एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है, ठीक ना, एसोसिएटेड विथ है, ठीक। वैसे ही सुप्रा वेलुलर एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक ना, ये एसोसिएटेड रहता है विलियम सिंड्रोम के साथ। अगर किसी बंदा को विलियम सिंड्रोम है तो उसमें तुम्हारा सुप्रा वेलुलर एरोटिक स्टेनोसिस हो सकता है। ओके, अब होता क्या है, ठीक ना, ये क्या है, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक ना, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना हार्ट का, वो तुम्हारा थिक हो जाता है, ठीक ना, थिक हो जाता है, ठीक होने के बाद में और मेनली जो रीज़न होता है वो तुम्हारा सेप्टास मेनली ज़्यादातर थिक होता है, समझा। जैसे जो सेप्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल थिक होता है, लेकिन मेनली जो तुम्हारा जो थिक होता है ना वो तुम्हारा सेप्टा वो थिक हो जाता है HCMP में। ओके, जो तुम्हारा विलियम सिंड्रोम क्या होता है, विलियम सिंड्रोम होता है कि तुम्हारा एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक ना, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन प्रेजेंट होता है, ठीक ना, ठीक, इलास्टिन जीन बोलते हैं इसको। क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इलास्टिन जीन। ओके, इलास्टिन जीन, इसी का क्या होता है, डिलीशन हो जाता है, समझे। ठीक, देखो विलियम सिंड्रोम क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है इलास्टिन जीन, उसी का डिलीशन हो जाता है, मतलब डिलीशन हो जाता है, जिसके कारण अगर डिलीट होता है, मतलब ये जीन नहीं प्रेजेंट, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, ब्रेन, हार्ट, फेस, ये सब में तुम्हारा अफेक्ट करता है, ठीक ना। हार्ट में क्या करता है, हार्ट में इसका इफेक्ट ये है कि तुम्हारा सुप्रा वेल्युलर एरोटिक स्टेनोसिस करवा देता है। ओके, ये याद रखो बस, ठीक। ये बात हुआ इसका, क्या होगा, क्या हम बात किए, टाइप्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस बेस्ड ऑन द लोकेशन। तुम्हारा वेलुलर होता है, फिर तुम्हारा सब वेलुलर होता है, तुम्हारा सुप्रा वेलुलर होता है, ठीक ना। सब वेलुलर जो है तुम्हारा एसोसिएटेड विद रहता है तुम्हारा HCMP, और तुम्हारा जो सुप्रा वेलुलर है वो तुम्हारा एसोसिएटेड विद रहता है तुम्हारा विलियम सिंड्रोम, ठीक ना, विलियम सिंड्रोम, ठीक। विलियम सिंड्रोम के बारे में बता दिए, तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन खत्म हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी हम बात करते हैं, ठीक ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ एरोटिक stenosis, types of aortic stenosis on the basis of severity। ओके, इसमें क्या होता है, टोटल 4 टाइप है, टोटल 4 टाइप का होता है, एक माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है और वेरी सीवियर होता है, ठीक है। एक होता है माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है, एक वेरी सीवियर होता है, ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट केस में जब किसी बंदा को एरोटिक स्टेनोसिस हुआ है और तुम्हारा माइल्ड या मॉडरेट उसको है, ठीक ना, तो इसमें कोई भी सिम्टम्स मेनली प्रेजेंट नहीं होता है, नो सिम्टम्स इज प्रेजेंट। अब सिम्टम्स क्यों प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि, ठीक ना, जो बता रहे हैं सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है। देखो हो रहा क्या था ना कि जैसे अगर सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, जैसे अगर माइल्ड और मॉडरेट है तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म काम करने लग जाता है, ठीक ना, कंपनसेटरी मैकेनिज्म हो जाता है इसमें, इसके कारण तुम्हारा कोई भी सिम्टम नहीं देता है, ठीक है। ये तुम्हारा पूछे कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है वो हम बताते हैं, ठीक ना। क्या होता है कि तुम्हारा जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल क्या हो रहा है यहाँ पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल रोटा फेल हो गया, ठीक ना, रोटा जैसे फेल हुआ जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा फेल हुआ जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ओपन नहीं होगा, ठीक ना, कम्प्लीटली ओपन नहीं होगा, तो कम्प्लीटली ओपन नहीं हो तो ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक ना। ये हम अभी तक बात किए थे, जैसे ग्रेडियंट क्रिएट होता है ना, वैसे ही हम लोग एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है। उसमें क्या होता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाता है, समझे, लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ठीक। हाइपरट्रॉफी जैसे ही होगा, क्या हो रहा था, पहली बात तो जैसे तुम्हारा स्नोज हो रहा था, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा था कि तुम्हारा ब्लड जो है ठीक से तुम्हारा पंप नहीं कर पाता, मतलब क्या बोलना चाहते हैं कि कार्डियक आउटपुट तुम्हारा कम हो गया है। अब क्या हो रहा है, अगर कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगा,
हाइपरट्रॉफी हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा हार्ट और कस के ये तुम्हारा पंप करेगा, जिसके कारण तुम्हारा कार्डियक आउटपुट तुम्हारा बढ़ जाता है, ठीक है। जिस माइल्ड और मॉडरेट में क्या हो रहा है तुम्हारा, अब माइल्ड और मॉडरेट में क्या हो रहा है फिर से बता रहा है, ठीक है ना। अगर माइल्ड और मॉडरेट केसेस में क्या हो रहा है, माइल्ड और मॉडरेट केसेस में हो रहा है कि जैसे एवी बल्ब तुम्हारा आपकी ये पार्शली ओपन हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है। ग्रेडियंट जैसे क्रिएट हुआ वैसे तुम्हारा क्या होगा, एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलेगा। कंपनसेटरी में क्या होता है कि तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका हाइपरट्रॉफी हो जाता है। जिससे हाइपरट्रॉफी होता है जिसके कारण तुम्हारा क्या कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। पहले क्या था, तुम्हारा ऑडिटरी स्टोनस में तुम्हारा कार्डियक ही आउटपुट कम हो रहा था ना, यहाँ कंपनसेटरी से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, कार्डियक आउटपुट को ही बढ़ा दे रहे हैं भाई, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी। ओके, इसलिए इसमें तुम्हारा माइल्ड और मॉडरेट में तुम्हारा क्या होता है कि सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, समझ गया, ठीक है। अब देखो, एक वेरी सीवियर होता है, एक तुम्हारा सीवियर होता है। जो वेरी सीवियर और सीवियर में तुम्हारा डिफरेंस क्या है, वेरी सीवियर में बस तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है, ओके, ठीक। अब फेलियर होने के बाद तुम्हारा क्या होगा, प्रोग्नोसिस गुड बैड हो जाएगा, गुड होगा कि बैड होगा, बैड होगा, प्रोग्नोसिस बैड हो जाता है, समझे, ठीक। अब सीवियर, सीवियर में क्या होता है कि इसमें कार्डियक डेथ का चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है ना, लगभग 1% से बढ़ जाता है। रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ इंक्रीज बाई 1%, इंक्रीज बनी, रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ 1% होता है, रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ 1% होता है। इस सीवियर जैसी केस आएगा उसी में तुमको ऑपरेशन का रिक्वायर्ड होगा और वल्व को तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा, समझा ना, ये बात याद रखना। सीवियर केसेस में वल्व का रिप्लेसमेंट इज नीडेड, रोटिक वल्व रिप्लेसमेंट इज नीडेड, ठीक। अब सीवियर में अब तुम्हारे क्या क्या तुम्हारे सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक ना। देखो, माइल्ड और मॉडरेट में ये माइल्ड और मॉडरेट में तुम्हारे सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन सीवियर और वेरी सीवियर में सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। सीवियर और वेरी सीवियर में डिफरेंस ये है कि तुम्हारा वेरी सीवियर में लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारा बैड प्रोग्नोसिस है। सीवियर में क्या होता है कि तुम्हारा कार्डियक डेथ 1% होता है, और तुम्हारा और सीवियर के ही केस में तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा वल्व का रिप्लेसमेंट हम लोग करते हैं, ठीक ना, ठीक। इसमें तुम्हारा सिम्टम्स क्या है सीवियर का, इस सीवियर वाला केसेस में इसका तुम्हारा सिम्टम्स क्या है उसके बारे में बात करें, ठीक ना। सिम्टम्स, ठीक। पहला कि प्रेशर ग्रेडियंट जो है तुम्हारा ये तुम्हारा अरोटा और तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में लगभग 40 mmHg से इंक्रीज हो जाता है। तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है अरोटा का प्रेशर से लगभग 40 mmHg से बढ़ जाता है, ठीक ना। दूसरा कि जो पीक वेलोसिटी जो है वो तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक। और पहला क्या था, तुम्हारा 40 mmHg से लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरा जो है पीक वेलोसिटी जो है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तीसरा जो है वेल्व का जो सरफेस एरिया जो है लगभग लेस देन 1 सेंटीमीटर हो जाता है। नॉर्मली जो है तुम्हारा वेल्व का जो प्रेस एरिया था तो तुम्हारा 3 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और तुम्हारा यहाँ पर स्टेनोसिस के केसेस में तुम्हारा क्या होता है, लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। पहला पॉइंट ये समझा दिया तुमको, ठीक। दूसरा प्रेशर वाला हम बता रहे थे ना, प्रेशर में क्या था कि तुम्हारा स्टेनोस हो गया, जिससे तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड ज़्यादा प्रेजेंट था, ब्लड ज़्यादा प्रेजेंट है, तुम्हारा क्या होगा, ब्लड ज़्यादा प्रेजेंट है तो प्रेशर बढ़ जाएगा। प्रेशर मतलब ग्रेडियंट बढ़े, प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर कितना बढ़ जाता है, लगभग 40 जिससे ज़्यादा बढ़ जाता है रोटा केसेस में। पीक वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, ठीक। देखो क्या है कि वेल्व जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, वेल्व जो है क्या हो गया, नैरो हो गया है, ठीक। तो हम लोग जानते हैं बर्नौलिस थ्योरम की केसेस क्या था, बर्नौलिस थ्योरम जो भी था जो हम लोग फिजिक्स में पढ़े थे केसेस में, जब तुम्हारा ओपनिंग अगर छोटा होगा तो तुम्हारा क्या होगा, जब पंप करेगा ब्लड वेंट्रिकल से, जब तुम्हारा अरोटा में जब जाएगा और तुम्हारे बीच में अरोटा और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है वो अगर थोड़ा नैरो हो जाएगा तो जो ब्लड का जो फ्लो होता है ना वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, अगर नैरो होगा तो। हम लोग पढ़े हैं ना बर्नौलिस थ्योरम के केसेस, बर्नौलिस थ्योरम में वही है कि वेल्व का अगर नैरो हो गया तो तुम्हारा क्या होगा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा, ब्लड वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ हो जाएगा लगभग कितना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा। ओके, खत्म कर दिया, एक बार फिर से एक बार रीड करके बता दे रहे, ठीक ना, क्या क्या किए हैं अभी तक, ठीक। टाइप्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस 2 टाइप का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ तुम्हारा लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिवियरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन 3 टाइप का है, वेल्वुलर, सब वेल्वुलर, सुप्रावेल्वुलर। सिवियरिटी के विषय में 4 है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, ठीक ना, ठीक। और तुम्हारा जो
सब वेल्युलर जो है वो तुम्हारा HCMP के साथ एसोसिएटेड होता है, और तुम्हारा सुप्रा वेल्युलर जो है वो तुम्हारा एसोसिएटेड होता है विलियम सिंड्रोम के साथ साथ। क्या होता है वो पता है, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोम नंबर 7 का जीन का डिफेक्ट होता है जिसे, और क्रोमोसोम नंबर 7 का जीन का डिफेक्ट कौन सा जीन, इलास्टिन जीन का डिफेक्ट हो गया, जिसके कारण तुम्हारा ब्रेन, हार्ट और फेस में होता है। हार्ट मतलब हार्ट में तुम्हारा क्या सुप्रा वेल्युलर में तुम्हारा स्टेनोसिस हो जाएगा, ठीक। ये तुम्हारा ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी बात किया जाए, सीवियरिटी में क्या होता है कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और वेरी सीवियर होता है। माइल्ड मॉडरेट में सिम्टम्स नहीं दिखता, सीवियर वेरी सीवियर में सिम्टम्स दिखता है, ठीक ना। माइल्ड और मॉडरेट में अगर सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तुम्हारा क्या हो रहा है कि कार्डियक आउटपुट है ना कम हो रहा है, ये तुम्हारे स्टेनोसिस के समय क्या करते हैं हम लोग, तुम्हारा माइल्ड मॉडरेट में तुम्हारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म चलता है, इसके कारण तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का तुम्हारा हाइपरट्रॉफी हो जाता है, ठीक ना। हाइपरट्रॉफी भी होता है तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक मैनर में, ठीक ना। इसके कारण तुम्हारा हाइपरट्रॉफी होने के कारण तुम्हारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक ना। इसलिए कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखता इसमें तुम्हारा माइल्ड और मॉडरेट के केसेस में, ठीक। अब बात किया जाए क्या, सीवियर और वेरी सीवियर। सीवियर और वेरी सीवियर तुम्हें डिफरेंशिएट ऐसे कर सकते हैं, जो वेरी सीवियर होता है तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर कारण हुआ है, लेकिन जो सीवियर है, सीवियर में क्या होता है कि तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है और जिसके कारण तुम्हारा प्रोग्नोसिस बैड है। सीवियर में क्या होता है कि सीवियर में टोटल 3 सिम्टम्स होता है। पहला कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो तुम्हारा प्रेशर है लगभग 40 mmHg बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू रोटा, ठीक ना। पीक वेलोसिटी जो है तुम्हारा 4 मीटर पर सेकेंड होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का वेल्व का जो सरफेस एरिया होता है डिक्रीज होता है लगभग लेस देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। और सीवियर केसेस में क्या होता है कि रिस्क ऑफ सडन ये वेंट्रिकुलर ये रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ जो है तुम्हारा 1% हो जाता है, और तुम्हारा सीवियर का जैसे सीवियर का केस आएगा वैसे तुम्हारा रोटिक रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो क्लिनिकल फीचर सब अच्छा से हम लोग बात करते हैं किसका, रोटिक स्टेनोसिस का। तो क्या क्या पढ़ लिया देख लेते हैं, बहुत पढ़ लिया है। क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस, ठीक है। देखो हम बात किया जाए, सबसे पहली बात तो तुम्हारा जितना भी कार्डियक देखो जिस कार्डियोलॉजी का टोटल हम लोग जानते हैं तुम्हारा टोटल 4 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स प्रेजेंट होता है, ठीक ना। आपको ऐसे ही पहले बता देते हैं, कार्डियोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट 4 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या क्या है। सिम्टम्स जो है टोटल 4 है। पहला एंजाइना, दूसरा सिंकोप, तीसरा डिस्निया, चौथा पाल्पिटेशन। देखो एरोटिक स्टेनोसिस में तो पहला 3 सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइना, सिंकोप, डिस्निया, ओके। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एरोटिक स्टेनोसिस क्या है, पहला एंजाइना, दूसरा सिंकोप, तीसरा डिस्निया, ठीक। एंजाइना के बारे में बात करते हैं। एरोटिक स्टेनोसिस में एंजाइना क्यों होता है, ठीक ना, उसका रीजंस। एरोटिक स्टेनोसिस में एंजाइना क्यों होता है, एंजाइना का सिम्टम्स क्यों होता है। पहला क्या हो रहा है कि जैसे तुम्हारा सबसे पहला जो सिम्टम्स होता है तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस में, पहले बात तो एंजाइना आता है। अब होता क्यों है, क्योंकि जो तुम्हारा लेफ्ट एंजाइना ये तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस में क्या होता है, कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण तुम्हारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो गया, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, ठीक ना। इसके कारण तुम्हारा क्या होगा, अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो गया मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल का तुम्हारा मास इंक्रीज हो गया, अगर मास इंक्रीज हो गया तो लेफ्ट वेंट्रिकल का ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगा, समझा, क्योंकि फुलफिल नहीं हो पाता, इसी कारण तुम्हारा एंजाइना होता है, ठीक ना। इसके कारण तुम्हारा क्या होता है, एंजाइना फील होता है। पहला रीज़न ये हुआ। दूसरा रीज़न ये है कि कि जितना तुम्हारा क्या होगा, पहली बार तो तुम्हारा वॉल थिक हो गया, तुम्हारा क्या हो गया, पहली बार तो वॉल थिक हो गया, ठीक ना, लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल थिक हो गया, ठीक। लेकिन जो कैपिलरी डेंसिटी जो है वहाँ पर वो उतना सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ नहीं हुआ है, ठीक ना। कैपिलरी डेंसिटी उतना इंक्रीज़ नहीं हुआ, मतलब थोड़ा कम है, ठीक ना। वो ठीक समझ रहे हो क्या होना चाह रहा है, मसल ज़्यादा है लेकिन तुम्हारा कैपिलरी का डेंसिटी कम है, जिसके कारण तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई अभी भी कम ही हो रहा है, ठीक ना, ठीक। जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है कि जिसके कारण तुम्हारा अभी भी ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं हो पा रहा, जिसके कारण तुम्हारा एंजाइना फील होता है, ठीक ना। दूसरा रीज़न ये है। और तीसरा कि ये एरोटिक स्टेनोसिस में जिस पेशेंट में एरोटिक स्टेनोसिस होता है उसके साथ साथ देखना उस पेशेंट में तुम्हारा आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट होता है। ये भी एक केस है, ये भी एक रीज़न है जिसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा ये भी एक रीज़न जिसके कारण तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस में तुम्हारा एंजाइना देखा जाता है, ठीक है। 3 रीज़न हम बताएं। पहला कि लेफ्ट वेंट्रिकल का मास बढ़ गया है,
मास बढ़ गया, ठीक है ना, साथ साथ तुम्हारा जो वॉल है, वॉल का भी तुम्हारा मास बढ़ गया, मतलब वॉल थिक हो गया, ठीक हो गया, जिसके कारण तुम्हारा क्या कैपिलरी डेंसिटी कम है एज़ कम्पेयर टू कैपिलरी डेंसिटी कम है। कैपिलरी डेंसिटी अगर कम है तो क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगा, ऑक्सीजन सप्लाई उतना नहीं है, जिसके कारण तुम्हारा एंजाइना फील होता है। तीसरा, अरोटिक स्टेनोसिस का पेशेंट में देखा जाता है कि तुम्हारा अरोटिक स्क्लेरोसिस है। अरोटिक स्क्लेरोसिस क्यों देखा जाता है, क्योंकि तुम्हारा कैल्शियम का डिपोजिशन ही ना हो रहा है, तुम्हारा वेल में भी हो रहा है, मतलब पहले तो ब्लड वेसल में हुआ होगा, फिर तुम्हारा वेल में हो रहा है ना, ठीक है, समझ रहे हो ना, कैल्शियम डिपोजिशन होते रह रहा है, मतलब वेल में भी होता है, वेल में भी होता है, वेसल्स में प्रेजेंट है, इसके कारण तुम्हारा क्या हो रहा है, एंजाइना हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, डिमांड एज कम्पेयर टू डिमांड, ठीक। पहला एंजाइना के बारे में पढ़ लिया। दूसरा, सिनकोप क्या होता है। सिनकोप क्या होता है कि जैसे अभी नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पेशेंट अगर तुम्हारा एक्सरसाइज करेगा तो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन में। लेकिन सिनकोप क्या होता है कि जैसे तुम्हारा सिनकोप क्या होता है कि जैसे कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा है लेकिन उसका कार्डियक आउटपुट नॉर्मल ही रहता है, कार्डियक आउटपुट तुम्हारा बढ़ता नहीं है इन द केसेस ऑफ सिनकोप, ठीक। दूसरा सिम्टम एंजाइना, मतलब एरोटिक स्टेनोसिस केस में तुम्हारा क्या होता है, कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है, सिंकोप, उसको सिंकोप बोला जाता है। सिंकोप मतलब समझ जाओ, सिंकोप क्या होता है, एक्सरसाइज अगर कोई बंदा करता है लेकिन तुम्हारा उसका कार्डियक आउटपुट तुम्हारा इंक्रीज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग सिंकोप बोलते हैं। डिस्निया, डिस्निया का मतलब होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का मतलब क्या हो रहा है, देखो ना क्या हो रहा है कि कि लेफ्ट वेंट्रिकल, पहले बात जैसे तुम्हारा क्या हो रहा है कि तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस केसेस में क्या हो रहा था कि तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसका तुम्हारा हाइपरट्रॉफी हो जा रहा है, हाइपरट्रॉफी हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल का तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा था, लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा, उसके बाद क्या होगा कि तुम्हारा जो प्रेशर जो है ना वो तुम्हारा ट्रांसमिट करता है तुम्हारा बैकवर्ड, मतलब प्रेशर ट्रांसमिटेड बैकवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जैसे प्रेशर बढ़ रहा है उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि जो वेंट्रिकल से अरोटा में भी प्रेशर बढ़ जाता है। सिंपल सा पता है, अगर वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा धीरे धीरे क्या होगा, तुम्हारा अरोटा का प्रेशर बढ़ जाएगा। जिससे अरोटा का प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, अरोटा बोल आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक ना, आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक ना। जैसे जैसे आर्ट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक, वैसे ही तुम्हारा क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन जो है, देखो क्या हो रहा था यहाँ पर, इसका प्रेशर बढ़ा फिर इसका प्रेशर बढ़ा, ठीक ना, आर्टेरियम का, उसके बाद जो तुम्हारा पल्मोनरी वेन है उसका प्रेशर बढ़ेगा, पल्मोनरी वेन का प्रेशर बढ़ा, ठीक ना, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जो वेन जो है तुम्हारा क्या जाता है लंग्स में, लंग्स में क्या होगा, तो लंग्स में भी प्रेशर, मतलब जितना भी पल्मोनरी आर्टरी या वेन है उसका तुम्हारा प्रेशर बढ़ गया, इसके कारण क्या होगा, तुम्हारा फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा, समझो, फ्लूइड का लीकेज हो जाएगा इनटू द इंटस्टिशियम ऑफ लंग, ठीक, इंटस्टिशियम ऑफ लंग, ठीक, क्या हो गया, अब लंग में तुम्हारा फ्लूइड भर गया, ठीक ना, इसके कारण अब क्या होगा, तुम्हारा सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक, इसी को हम लोग डिस्निया बोलते हैं। क्या हुआ डिस्निया केसेस में कि सबसे पहले बात तो तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल, तुम एरोटिक स्टेनोसिस में लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हुआ, हाइपरट्रॉफी होने के कारण क्या हुआ, प्रेशर जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा, प्रेशर जो है तुम्हारा, प्रेशर जो है ट्रांसमिट करता है तुम्हारा बैकवर्ड, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद तुम्हारा आर्टेरियम में प्रेशर बढ़ेगा, आर्टेरियम में प्रेशर बढ़ने के बाद तुम्हारा जो पल्मोनरी वेन है उसका प्रेशर बढ़ेगा, इसी कारण तुम्हारा क्या है, पल्मोनरी वेन जो है तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट होता है, लंग से, लंग में भी प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, जैसे ही बढ़ता है प्रेशर वहाँ क्या होता है, फ्लूइड का लीकेज हो जाता है तुम्हारा इंटेस्टिशियम ऑफ लंग्स में, ठीक ना, जिसके कारण तुम्हारा क्या होता है, फ्लूइड जमा हो जाता है तुम्हारे लंग्स में, जिसके कारण तुम्हारा सांस लेने में दिक्कत हो जाए, सांस लेने में दिक्कत हो तो उसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीथिंग, ओके, ठीक है। अब देखो होता क्या ना, पहला सिम्टम्स ये है, दूसरा सिनकोप, तीसरा डिस्निया, ठीक है ना। अगर किसी बंदा का तुम्हारा ये एरोटिक स्टेनोसिस है, ठीक है ना, और उसको एंजाइना हो गया, ठीक है ना, जैसे ही एंजाइना का सिम्टम्स आ रहा है उसको 5 साल के अंदर तुम्हारा वेल्व का रिप्लेसमेंट करा लो, मतलब कोई बंदा को एरोटिक स्टेनोसिस है, ठीक ना, उसके बाद एक सिम्टम्स आया उसको किसका, एंजाइना का, ठीक, एंजाइना का जैसे सिम्टम्स आएगा तो 5 साल के अंदर उस बंदा को अपना वेल्व रिप्लेस करना होगा, ना तो वो मर जाएगा, रिप्लेसमेंट कराना पड़ेगा, ठीक। दूसरा, किसी बंदा को क्या आया, सिंकोप का सिम्टम आया, ठीक, सिंकोप का सिम्टम जैसे ही आएगा उस बंदा को 3 साल के अंदर अपना वेल्व को रिप्लेस करना पड़ेगा, वेल्व को रिप्लेस करवाना होगा, ठीक। तीसरा सिम्टम क्या था, डिस्निया, ठीक ना, डिस्निया में क्या होगा, किसी बंदा को अगर डिस्निया का सिम्टम्स आया तो उस बंदा को 2 साल के अंदर अपना वेल्व को रिप्लेस कराना पड़ेगा, रिप्लेस करवाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है,
रुक जाओ, थोड़ा सा बचा होगा, ज़्यादा नहीं। ठीक, अब देखो एरोटिक स्टेनोसिस किसी साथ एसोसिएटेड रहता है वो भी देखना तो देख लेना। जैसे एरोटिक स्टेनोसिस जो होता है एसोसिएटेड रहता है तुम्हारा आर्टेरियल फिब्रिलेशन के साथ, हाइपरटेंशन के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर के भी साथ, तुम देखे होगे। ठीक है, कि लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारा वेरी सीवियर केसेस में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है ना, वही तो एक बार बस लिख दे रहे हैं, याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है वैसे, याद कर लेना। ठीक, एरोटिक स्टेनोसिस एसोसिएटेड विथ पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कि आर्टेरियल फिब्रिलेशन रिलेशन, ठीक, दूसरा हाइपरटेंशन, तीसरा एलवी फेलियर। ठीक, अब बात की जाए फाइंडिंग्स के बारे में। ठीक ना, फाइंडिंग्स क्या क्या है तुम्हारा एरोटिक स्टेनोसिस के केसेस में। पहला पल्स में, बीपी में, एपेक्स में, पल्स और बीपी में क्या होता है वो पहले बता देते हैं, और फिर तुम्हारा एक मरमर भी सुनाई देता है, ठीक ना, हार्ट साउंड्स में। ठीक, पहला फाइंडिंग्स क्या क्या है। पहला पल्स क्या होता है कि तुम्हारा पल्स जो है ना तुम्हारा अपना मतलब किसी को बंदा को तुम्हारा सीवियर एरोटिक ये स्टेनोसिस है, उसमें जो पल्स को जो है ना अपना पीक को रीच करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक ना, पल्स को अपने पीक में रीच करने में टाइम लगता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है। ओके, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं पल्सस टार्डस। ठीक, ये सीवियर केसेस में। ठीक, क्या अभी बोले पल्स, जो पल्स के बारे में बात किया पहले बात, तो एक सीवियर एरोटिक वेरी सीवियर एरोटिक स्टेनोसिस में, इसमें तो पीक ही रीच नहीं करता, वेरी सीवियर में पीक ही रीच नहीं करता है, पीक ही रीच नहीं करता। ठीक, देखो पल्स का फाइंडिंग क्या होगा, पहली बात तो तुम्हारा क्या होता है, टोटल 4 सिम्टम ये होता है ना, ये टाइप्स, पहले माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर। तो माइल्ड मॉडरेट हटा दो, ठीक ना, अब बचा सीवियर और तुम्हारा वेरी सीवियर में क्या होता है, सीवियर में होता है कि तुम्हारा पल्स जो है तुम्हारा अपना पीक को रीच करने में थोड़ा टाइम लगाता है। ठीक ना, उसको हम लोग बोलते हैं पल्स स्टारडस्ट। ठीक ना, और वेरी सीवियर केसेस में पीक ही रीच नहीं कर पाता है। ठीक, ओके। ठीक, दूसरा फाइंडिंग है कि इसका बीपी के बारे में ना, बीपी जो होता है नॉर्मल होता है, तो कोई फाइंडिंग नहीं है इसका। ठीक, लेकिन तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल अगर फेलियर हो चुका है तो उसमें तुम्हारा क्या होता है, जो नैरो पल्स प्रेशर फील होता है, नैरो पल्स प्रेशर। ओके, ठीक, जीपीवी भी नॉर्मल होता है। ठीक, देखो क्या क्या हम फाइंडिंग बताएं। तीसरा फाइंडिंग बताइए, पहला है तुम्हारा पल्स, दूसरा है तुम्हारा बीपी, तीसरा है तुम्हारा जीपीवी। पल्स जो होता है तुम्हारा पहली बात तो तुम्हारा एक सीवियर में और वेरी सीवियर में दिखता है। सीवियर में तुम्हारा पल्सर स्टार्टर्स दिखता है, एक तुम्हारा पल्सर स्टार्टर्स दिखता है, और दूसरा तुम्हारा वेरी सीवियर केसेस में तुम्हारा कोई भी वहाँ पर तुम्हारा पल्स का पीक अचीव नहीं कर पाता है। तीसरा दूसरा फाइंडिंग है तुम्हारा बीपी जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में नैरो पल्स प्रेशर फील होता है। ठीक ना, और तीसरा जीपीवी में तो जीपीवी तुम्हारा नॉर्मल होता है। ओके, तीसरा एपेक्स, चौथा मतलब एपेक्स। एपेक्स जो है ना तुम्हारा क्या होता है कि तुम्हारा डिस्प्लेस करता है आउटवर्ड, समझा, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो कभी भी तुम्हारा जब यहाँ पर जब बीट होता है ना, जैसे हम लोग स्टेथोस्कोप से हम लोग क्या करते हैं एपेक्स का बीट सुनते हैं, लेकिन एपेक्स बीट होता क्या है पता है, जब हार्ट जब तुम्हारा बीट करता है ना तो तुम्हारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो थोड़ा सा तुम्हारा क्लॉकवाइज तुम्हारा शिफ्ट करता है, समझा। ठीक, ये क्लॉकवाइज तुम्हारा शिफ्ट करता है, वही हम लोग सुन पाते हैं, समझे ना। तो वही एपेक्स, इसमें क्या होता है कि आर्टेरियल स्टेनोसिस में तो तुम्हारा आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो जाता है। ओके, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लॉकवाइज नहीं, आउटवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, ये याद रखना। ठीक, अब तुम्हारा हार्ट साउंड की बात किया जाए तो तुम्हारा S3 और S4 तुम्हारा नॉर्मली प्रेजेंट होता ही है इसमें। ठीक ना, S3 एंड S4 प्रेजेंट होता है। ठीक, प्रेजेंट। ठीक, और तुम्हारा मरमर भी सुनाई देता है, हियर्ड, कैन बी हियर्ड। ठीक ना, मरमर अब होता क्या उससे बात करते हैं। ठीक ना, मरमर जो है तुम्हारा मिक्स फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा हार्ट साउंड है। देखो हार्ट साउंड तुम्हारा दो टाइप का होता है, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक ना, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, लेकिन अब कोई तुम्हारा और ना तुम्हारा एक अलग टाइप इसका बोला जाता है मिक्स फ्रीक्वेंसी। मिक्स फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि तुम्हारा दोनों टाइप का तुम्हारा साउंड सुनाई देता है, मरमर के केसेस में दोनों टाइप का फ्रीक्वेंसी साउंड सुनाई देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रीक्वेंसी। ठीक, एक लो पिच फ्रीक्वेंसी, लो पिच मतलब समझ रहे हो ना, लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, हाई
पिच, ठीक। लो पिच जो है मरमर, देखो मरमर में तुम्हारा क्या बोला है भाई, हाई पिच प्रेजेंट होता है, लो पिच प्रेजेंट होता है, ठीक ना, फ्रीक्वेंसी का। लो पिच जो है हम लोग जब सुनते हैं तो उसको मतलब लो पिच जो है रेडिएट करता है तुम्हारा कैरोटिड में, समझा ना, कैरो रेडिएट करता है तुम्हारा किस में, कैरोटिड में, ओके। और जो हाई पिच है वो रेडिएट करता है तुम्हारा किस में, एपेक्स में, ओके, ठीक, रेडिएट करता है ओपेक्स में। देखो हम फिर से बता रहे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक ना। जो तुम्हारा मरमर जो होता है वो तुम्हारा मिक्स फ्रीक्वेंसी का, तुम्हारा मरमर जो है मिक्स फ्रीक्वेंसी का है, ठीक ना, मिक्स फ्रीक्वेंसी का तुम्हारा साउंड है, ठीक। मिक्स फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, लो पिच साउंड सुनाई देता है, हाई पिच साउंड सुनाई देता है, ठीक ना। लो पिच साउंड जो होता है वो हम लोग सुन सकते हैं कैरोटिड में, ठीक ना, कैरोटिड आर्टरी में। और तुम्हारा हाई पिच जो है तुम्हारा एपेक्स की तरफ रेडिएट करता है, ठीक ना, मरमर का दोनों साउंड हम लोग सुन सकते हैं, ठीक ना। पहले तुम हार्ट में सुनना कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है, मरमर, ठीक ना। मरमर का तुम्हारा कंफर्म करने के लिए कि सबसे पहली बात हम लोग जो यहाँ कैरोटिड आर्टरी जो है गर्दन में, वहाँ पर जाकर हम लोग एक बार चेक करेंगे, ठीक। वहाँ पर भी साउंड सुनाई देगा लो फ्रीक्वेंसी का, और हाई फ्रीक्वेंसी जो है तुम्हारा एपेक्स में साउंड सुनाई देगा। उससे हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि इसको तुम्हारा मरमर हो रहा है, ओके, समझ गया ना। जो एपेक्स में जो तुम्हारा रेडिएट करता है उसको हम लोग बोला जाता है तुम्हारा गेल्वेडियन फिनोमिना। याद रखना एक चीज़, एक वर्ड होता है गेल्वेडियन फिनोमिना, ओके। बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट इसका टोटल दो है, ठीक ना। एक है तुम्हारा एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट और दूसरा जो है तुम्हारा ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट, ठीक ना। देखो दो टाइप का ट्रीटमेंट है, पहला एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट है तुम्हारा ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट। एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट और तुम्हारा इसमें कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट में अंतर क्या है कि तुम्हारे इसमें क्या होता है, एरोटिक वेल्व में रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, बायो प्रोस्टेटिक वेल्व यूज़ करते हैं। मतलब कोई पिग विक से तुम्हारा वेल्व निकाल के तुम्हारा हम लोग का हार्ट में, मतलब ओपन हार्ट सर्जरी होता है, इसमें ओपन हार्ट सर्जरी होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो वेल्व जो होता है हम लोग रिप्लेस कर देते हैं तुम्हारा किससे, तुम्हारा बायो प्रोस्थेटिक वेल्व के साथ, ठीक है। ये बहुत मतलब बहुत इफेक्टिव होता है ये, ठीक ना। मेनली हम लोग इसी करते हैं। अगर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट अगर किसी आदमी में हम लोग नहीं कर पा रहे, ठीक ना, तब हम लोग जाते हैं तुम्हारा ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट में, ओके, ठीक है, समझ गए ना। अब मतलब पूछोगे इतना अच्छा ही है तो इसको क्यों कर रहे हैं। किसी किसी पेशेंट में जैसे तुम्हारा कोई बूढ़ा हो गया, उसका हार्ट थोड़ा सा मतलब फिटनेस उतना फिट नहीं है, तो उसमें ओपन हार्ट सर्जरी मतलब इफेक्टिव नहीं है, मतलब नहीं कर सकते हम लोग, समझे ना। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट। उसमें क्या होता है कि तुम्हारा कैथेटर हम लोग जाके ये कैथेटर जो होता है उसको तुम्हारा हम लोग ये इम्प्लांट कर देते हैं वेल्व की जगह, समझे। कुछ मतलब वायर टाइप ऐसे कुछ दिखता है, समझे ना, मतलब ऐसे रहता है वेल्व यहाँ पर वेल्व टाइप लगा हुआ रहता है, कुछ ऐसे टाइप का वायर से तुम्हारा एक वेन में डाल के तुम्हारा हार्ट में भेज दिया जाता है, ठीक है। जैसे देखो क्या होता है, ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट जो है तुम्हारा, पहली बात तो तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव भी है। पहले जो सर्जरी था वो तुम्हारा लगभग 50 लाख का ऐसे टाइप में हो जाता था, ठीक ना, हुआ करता था। अब ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट लगभग 12-13 लाख में मतलब ये हो जाता है, समझे। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ठीक। और ये हम लोग ये करते कब है तुम्हारा ट्रांस वाला, ये करते हैं हम लोग जब तुम्हारा AVR जब तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, ठीक ना, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जिसमें तुम्हारा AVR हम लोग नहीं कर पा रहे, ठीक ना। AVR मतलब एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट अगर नहीं कर पा रहे हैं। और जो ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट जो है वो करता कौन है, वो कार्डियोलॉजिस्ट ही करते हैं, मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ही करता है, क्योंकि मतलब ट्रेंड होता है, ठीक ना, ट्रेंड होता है, ओके। किसमें, TAVR वही TAVR ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट, ठीक। अब क्या हुआ, फिर से एक बार ट्रीटमेंट हम बता रहे, ठीक ना। ट्रीटमेंट में हम लोग दो चीज़ कर सकते हैं, एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट या फिर ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट। और एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि तुम्हारा एक ओपन हार्ट सर्जरी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वेल्व को रिप्लेस कर देते हैं बायो प्रोस्थेटिक वेल्व के साथ। मेनली हम लोग पिक का वेल्व यूज़ करते हैं उसे, ठीक। ये बहुत इफेक्टिव होता है, लेकिन किसी मतलब ये पर्सन में हम लोग ये हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई एल्डरली है, उसका तुम्हारा फिटनेस उतना फिट नहीं होता, ठीक ना, तो हम लोग उसमें ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कर सकते, ठीक ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा ट्रांस कैथेटर एरोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग कैथेटर डाल के तुम्हारा वहाँ पर तुम्हारा वेल्व को हम लोग चेंज कर देते हैं, ठीक ना। ये तुम्हारा कौन करता है, तुम्हारा सबसे पहले बात तो कार्डियोलॉजिस्ट करता है, जो कि तुम्हारा ट्रेंड होता है तुम्हारा किसमें, TAVR पे, ठीक है। ये तुम्हारा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तुम्हारा लगभग 12 से 13 लाख में हो जाता
होता है तुम्हारा, पहले 50-60 लाख में हुआ करता तुम्हारा, ये तुम्हारा ये मतलब बहुत अच्छा है, समझ रहे हो ना, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। दूसरा कि ये करते किस में, जिसमें तुम्हारा AVR तुम्हारा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। AVR मतलब तुम्हारा एरोटिक वेल रिप्लेसमेंट, ओके। मतलब और कुछ है क्या, और कुछ बचा हुआ है क्या? हाँ, और कुछ तो नहीं है। जैसे इन्वेस्टिगेशन में देख लेना ECG में क्या होता है। ECG में तुम्हारा एसिमेट्रिकल टी इन्वर्जन होता है, तुम्हारा नो मच ST मतलब ST डिप्रेशन तो नहीं दिखता है, सिंपल सा है, ठीक। और देख लेना, इतना ही है एरोटिक स्टेनोसिस में। थैंक यू।